Good evening, everyone. We are going to start with the last chapter in physical chemistry, that is chemical kinetics. If I talk about this chapter, it's very interesting, comparatively a short chapter, and holds a weightage of around 6 or 7 marks. 6 से 7 मार्क्स तक का चैप्टर है ये. थोड़ा बहुत अल्टर होता रहता है. इस बार शायद 7 मार्क्स का चैप्टर है, केमिकल काइनेटिक्स. सबसे पहले ये समझते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स है क्या, व्हाट एक्चुअली इट स्टैंड्स फॉर, फ्रॉम वेयर द टर्म केमिकल काइनेटिक्स हैज बीन डिराइव्ड. ये समझने के लिए मुझे ये बताइए आप सबसे पहले कि जब भी आप केमिस्ट्री सुनते हो तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या आता है? केमिकल और केमिकल रिएक्शंस. आप छोटे बच्चे 6, 7, 8 के बच्चों से अगर पूछोगे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय केमिस्ट्री, उनका एक ही आंसर होगा, सर केमिकल रिएक्शंस की स्टडीज केमिस्ट्री. एम आई राइट? आप भी शायद 6, 7 में ऐसा ही जवाब देते होंगे. और अभी भी नॉर्मल पर्सन अगर केमिस्ट्री वर्ड सुनता है तो उसके माइंड में सबसे पहले यही आता है, केमिकल रिएक्शंस. नाउ this changes of the chemical reactions, whether it will take place or not, that is determined by branch of a chemistry which we call thermodynamics. केमिस्ट्री में किसी केमिकल रिएक्शंस के लिए क्या क्या स्टडी करना इंपॉर्टेंट है? तो सबसे पहले ये स्टडी करना इंपॉर्टेंट है that whether chemical reaction is feasible or not. केमिकल रिएक्शन फिजिबल है या नहीं. जैसे सपोज आपके पास कॉपर मेटल है और उसमें आप सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन कर रहे हो. कॉपर और सल्फ्यूरिक एसिड में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट वेदर एनी रिएक्शन विल टेक प्लेस और नॉट. इसको हम कहते हैं फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन. एंड द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय द स्टडी ऑफ thermodynamics, in which you have read that if Gibbs free energy, that is delta G, is less than 0, that means delta G is negative, the reaction is feasible. Reaction is feasible or reaction is spontaneous and feasible. पढ़ा है ना ये आपने? 11th में पढ़ा है नहीं? गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी अगर नेगेटिव हुआ किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ रिएक्टेंट्स के लिए, किसी पर्टिकुलर चेंज के लिए, इसका मतलब वो चेंज स्पॉन्टेनियस होगा, वो केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी और वो केमिकल रिएक्शन फिजिबल होगा. दूसरा एस्पेक्ट केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड जो जानना जरूरी है वो ये, टू व्हाट एक्सटेंट द रिएक्शन विल अकर. अगर कोई केमिकल रिएक्शन फिजिबल है तो ये जानना भी जरूरी है दैट टू व्हाट एक्सटेंट दैट रिएक्शन शुड टेक प्लेस. वो रिएक्शन में क्या रिएक्टेंट पूरा का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन लेस अमाउंट में होगा या फिर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे दोनों नोटिसेबल कंसंट्रेशन में रहेंगे. ये जानना भी जरूरी है. मीन्स एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर रिलेटेड टू द केमिकल रिएक्शन फॉर केमिस्ट, एंड दैट इज स्टडीड अंडर इक्विलिब्रियम. उसकी स्टडी किसमें करते हैं? इक्विलिब्रियम में. केमिकल इक्विलिब्रियम. केमिकल इक्विलिब्रियम डील्स विद द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, टू व्हाट एक्सटेंट द रिएक्शन विल टेक प्लेस. आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, जिसमें आपने केसी दैट मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा था, और आपने पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू से किस तरह वी कैन डिटरमाइन एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन. एक बार शॉर्ट में याद दिला देता हूं. आपने पढ़ा था कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी इज ग्रेटर देन 10 to the power 3,
then the reaction takes place near to completion, which means that the product will predominate over the reactants. मतलब अगर Kc की वैल्यू किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए 10 to the power 3 या उससे ज्यादा है तो वो रिएक्शन पूरा कंप्लीशन तक होगा. दैट मीन्स एंटायर रिएक्टेंट will almost get converted to product, and towards the end you will have the concentration of product much higher than concentration of reactant. दूसरा आपने ये पढ़ा था कि if Kc value is less than 10 to the power minus 3, अगर Kc का वैल्यू 10 to the power minus 3 से कम हुआ, it means that reaction has rarely taken place. It means कि उस पर्टिकुलर सिस्टम में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन से काफी ज्यादा होगी. मतलब वो रिएक्शन अभी जस्ट शुरू हुआ है, उस रिएक्शन में रिएक्टेंट बहुत ही स्मॉल एक्सटेंट में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है. और फिर आपने पढ़ा था कि इफ द Kc वैल्यू लाइज बिटवीन दिस टू, बिटवीन 10 to the power minus 3 and 10 to the power 3, then both reactant and product are present in appreciable concentration. याद आ रहा है कुछ? तो केमिस्ट के लिए रिएक्शन में फिजिबिलिटी जानना जरूरी है, एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन जानना जरूरी है, एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट इज दे नीड टू नो द रेट ऑफ द रिएक्शन. दे नीड टू नो at what speed the reaction will take place. So feasibility of the reaction was studied under thermodynamics. देखो how beautifully CBSE has designed your curriculum. कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप CBSE जो है या NCERT आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप एक प्रॉपर केमिस्ट के फॉर्म में डेवलप करने की कोशिश कर रही है. आपको पहले उन्होंने थर्मोडायनेमिक्स बताया जिसमें यू हैव रेड अबाउट फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन. 11th में ही आपने इक्विलिब्रियम भी पढ़ा. हैविंग नॉलेज अबाउट इक्विलिब्रियम यू कैन explain, you can predict extent of the reaction. And now in grade 12 they are introducing chemical kinetics, which is helpful in knowing speed of the reaction or rate of the reaction. क्या बताता है ये? स्पीड ऑफ द रिएक्शन और रेट ऑफ द रिएक्शन. एक्चुअली ये जो टर्म आपको दिख रहा है काइनेटिक्स, ये ग्रीक टर्म, ये तो बहुत लाइट चल रहा है, वेट, दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक टर्म काइनेसिस. ये किससे डिराइव होके आया है? ग्रीक टर्म काइनेसिस. और काइनेसिस का मतलब होता है, काइनेसिस मीन्स मूवमेंट. काइनेसिस मीन्स मूवमेंट, है ना? तो it is nothing, it is about the movement of chemicals. And what actually is meant by the movement of chemicals? It means the movement of chemicals from having one set of properties to the another set of properties. That means it is indirectly talking about the conversion of reactants into products. And what it will be talking about? It will be talking about their rate, their speed of conversion. ये जो मूवमेंट होगा जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे, इस मूवमेंट का रेट क्या होगा, इसकी स्पीड क्या होगी, दैट विल बी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर. ओके. अब जैसे मैं हर चैप्टर के शुरुआत में पूछता हूं दैट व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी दिस चैप्टर, व्हाट बेनिफिट वी विल बी गेटिंग, हमें क्या बेनिफिट मिलेगा केमिकल काइनेटिक्स से, है ना? ये क्वेश्चन राइज होना चाहिए. तो सबसे पहला बेनिफिट, बीइंग स्टूडेंट यू विल बी एबल टू स्कोर 7 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन. 7 मार्क का वेटेज है इस चैप्टर का. और देयर आर अ लॉट मेनी इंस्टेंट, देयर आर अ लॉट मेनी एग्जांपल्स इन आवर डेली लाइफ वेयर having the knowledge of chemical kinetics is a very 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 important. जैसे कई लोगों को ये प्रॉब्लम होता है, दे हैव सम प्रॉब्लम इन देयर टूथ, उनके जो रूट तक है
वो पार्ट काफी डिके हो जाता है, फिर टीथ निकालना पड़ता है, और टीथ निकालने के बाद वी कैन नॉट लीव इट एज इट इज, देयर वी नीड टू हैव फिलिंग, है ना, डेंटल फिलिंग्स करते हैं हम वहां पे, है ना, जिसको रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। याद आ रहा है, कुछ ऐसा सुना है आपने डेंटिस्ट से? तो यहाँ डेंटिस्ट जो डेंटल फिलिंग में केमिकल्स यूज करते हैं, दैट केमिकल्स आर एक्चुअली अ काइंड ऑफ पेस्ट, है ना, सेमी सॉलिड पेस्ट जैसा होता है, एंड आफ्टर फिलिंग इट हियर व्हाट हैपेंस, दे गेट सॉलिडिफाइड. That means there is some chemical reaction, some chemical change happening there, and the setting time of that is very important. डेंटल फिलिंग करते वक्त जो भी हम केमिकल यूज कर रहे हैं, उस केमिकल का सेटिंग टाइम इंपॉर्टेंट होता है. तो हाउ डू वी नो द सेटिंग टाइम ऑफ द डेंटल फिलिंग्स? कैसे पता चलेगा? बाय द नॉलेज ऑफ केमिकल काइनेटिक्स. केमिकल काइनेटिक्स से ही पता चलेगा ना कि कितने टाइम में वो सेट हो जाना चाहिए, राइट? देन कम्स सिमिलरली यू कैन टॉक अबाउट द सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट, सेटिंग टाइम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनके बारे में भी आप बात कर सकते हो. देन देर आर सम एग्जाम्पल्स where if you look from the knowledge, if you look from the point of view of thermodynamics, the reaction may appear feasible. जैसे thermodynamic studies says diamond can get converted to graphite. thermodynamics से पता चलता है कि diamond can convert into graphite. This process is having delta G less than 0. इसकी गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव है. इससे क्या पता चलता है कि डायमंड को ग्रेफाइट में कन्वर्ट होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. बट इफ वी स्टडी दिस प्रोसेस काइनेटिकली, द प्रोसेस इज so slow that practically there is no conversion of diamond into graphite. इतना स्लो प्रोसेस है डायमंड का ग्रेफाइट में कन्वर्ट होना, वो इतना स्लो प्रोसेस है कि प्रैक्टिकली ऐसा कुछ होता ही नहीं. आप जाओ किसी से पूछो, किसी हीरे के व्यापारी से पूछ लो, डायमंड मर्चेंट से पूछ लो कि क्या ये डायमंड ग्रेफाइट में कन्वर्ट होगा? वो बोलेगा नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? बिकॉज काइनेटिकली द प्रोसेस इज वेरी स्लो, है ना. तो इवन दिस नॉलेज इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. Then comes, there are many food materials which are packed, है ना, packed food items जो आते हैं, और उन packed food items में we use many preservatives also. Preservatives are able to preserve that food material because of some of their chemical characteristics, some of the chemical reactions. Again, here it is very important that how long that preservative will work, and that is why although preservatives are added, but every packed food item has some expiry date, है ना. किस बेसिस पे पता चलेगा कि इस फूड मटेरियल, इस पैक्ड फूड मटेरियल का एक्सपायरी डेट क्या होना चाहिए? केमिकल काइनेटिक्स. नहीं? Now getting this, why chemical kinetics, having knowledge of chemical kinetics is important, not only for board examination point of view but even for your daily life. अगर आप इस चैप्टर की समझ अच्छे से रखते हो तो आपके डेली लाइफ में कई ऐसे केमिकल चेंजेस हैं, कई ऐसे एप्लीकेशन आपको मिलेंगे जहां पे आप इसकी नॉलेज को यूज कर पाओगे और लोगों को भी अवेयर कर पाओगे, राइट? अब you must have read about many of the ionic reactions. Can you pass that duster? आपने बहुत सारे आयोनिक रिएक्शंस पढ़े होंगे, जैसे आपने अपने लोअर ग्रेड्स में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा होगा जिसमें आयन गेट्स म्यूचुअली एक्सचेंज्ड.
those reactions are instantaneous, तुरंत होता है, देयर इज नो टाइम लैग, है ना। आप लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशंस को मिक्स कीजिए, जैसे ही मिक्स करोगे विदाउट एनी टाइम लैग इंस्टेंटली द प्रेसिपिटेट विल फॉर्म, है ना, येलो कलर्ड का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। Sodium and water, the reaction is very vigorous, instantly the reaction proceeds, it takes place very fast, right? So I mean to say that there are some reactions which are fast, they take place immediately in fraction of time, whereas some reactions are slow, नहीं, कुछ reactions slow होते हैं, जैसे थिंक अबाउट रस्टिंग ऑफ आयरन, कोरोजन, है ना। आज अगर मैं एक आयरन रड नया नया लेके आऊं तो क्या वो कल के कल रस्टेड हो जाएगा? नहीं, इट विल टेक टाइम, एक वीक लग सकता है, 10 डेज लग सकता है, डिपेंड्स अपॉन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस आल्सो, नहीं। तो इट सिंपली मींस दैट सम रिएक्शंस आर वेरी स्लो, एंड देन कम सम अदर रिएक्शंस व्हिच आर मॉडरेट, which are not very fast and not very slow. इसमें you can give example of hydrolysis reactions like hydrolysis of starch. Starch के आपने पढ़ा है ना, starch के hydrolysis से we prepare glucose. So the preparation of glucose by hydrolysis of starch is not very fast and not very slow. ठीक है, तो इट मीन्स दैट रिएक्शंस फास्ट हो सकते हैं, रिएक्शंस स्लो हो सकते हैं, और रिएक्शंस मॉडरेट स्पीड पे हो सकते हैं। सो देयर शुड बी सम aspect, quantitative aspects also, with the help of which we can know the actual rate of the reaction. So that is why we are going to start with a rate of a chemical reaction, जिसमें I will introduce that what actually is meant by rate, rate होता क्या है यहाँ पे, इसका डिस्कशन करेंगे, and then we will derive the mathematical formulas, we will have graphical discussion, we will talk about average rate and instantaneous rates. Okay, ready? चलिए, this rate is very simple to understand if you correlate it with the concept of speed which you have read in physics. फिजिक्स में जो आपने मोशन में स्पीड पढ़ा है, क्या होता है स्पीड? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, है ना। तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल को वी मेजर एक्चुअली बाय चेंज इन द पोजीशन, है ना। पोजीशन कितना चेंज हुआ, उन पोजीशंस के बीच का वी मेजर द लेंथ, उससे पता चलता है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, नहीं। इसी तरह सोच के देखो कि अगर हमें केमिकल रिएक्शन की स्पीड निकालनी है तो केमिकल रिएक्शन में क्या चेंज होता रहता है? अगर कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करता है तो उसमें क्या चेंज होता है? रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है। तो क्या ये सारा एट अ टाइम एक ही बार में हो जाता है? धीरे धीरे होता होगा, है ना। तो जब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा होता है, उस वक्त रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के क्या कैरेक्टरिस्टिक में चेंज आता है? देयर कंसंट्रेशन चेंजेस। क्या चेंज होता है? कंसंट्रेशन चेंजेस। तो कैन वी से इफ द स्पीड इन फिजिक्स इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम और चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम, कैन वी से द स्पीड ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन इज चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, है ना, सिंपल। चलिए, तो यहां पे हम क्या करते हैं, लेट अस कंसिडर a reactant getting converted into product. Suppose this kind of a reaction is taking place where reactant is getting converted into product P, and let at time t1
concentration of reactant is R1. हाँ, किसका? दोनों का, रिएक्टेंट का भी कंसंट्रेशन चेंज होगा, प्रोडक्ट का भी कंसंट्रेशन चेंज होगा। तो मैं क्या कह रहा हूं कि एट टाइम t1 concentration of reactant is R1 and concentration of product is concentration of product is P1। ठीक है, concentration of reactant is R1 and concentration of product is P1। ये concentration को स्क्वायर ब्रैकेट में शो करेंगे, है ना। एंड एट टाइम t2 concentration of reactant is R2 and concentration of product is P2, है ना। सिंपल, ये हमने जस्ट अभी एज्यूम किया है ना। That at time t1 concentration of reactant is R1 and at time t2 concentration of reactant is R2. Similarly, at time t1 concentration of product is P1 and at time t2 concentration of product is P2. Reactant का concentration at time t2 is R2 and product का P2। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि जब रिएक्शन इनिशिएट होती है और धीरे धीरे रिएक्शन आगे बढ़ती है, उसमें रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन में क्या चेंज आता है? इट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? डिक्रीजेस। whereas what happens to the concentration of product there? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन विल इंक्रीज, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन विल इंक्रीज, राइट? यही होगा ना। So let's consider now, please switch it off. Let's consider now that as here when the reaction proceeds, we observe the change in the concentration of both reactant as well as the change in concentration of the product. The concentration of reactant is decreasing because reactant is getting consumed, reactant is disappearing and product is appearing, form हो रहा है या appear हो रहा है। तो we will be studying the rate of reaction first in these two different terms, that is rate of disappearance of reactant and rate of appearance of product, है ना। तो पहले मैं आपको बता रहा हूं rate of reaction can be studied as first rate of disappearance of reactant। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट अगर सपोज आपको डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करोगे? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ reactant per unit time, right?
कैसे डिफाइन किया जाएगा? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट इज डिफाइंड एज डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, है ना? सो कैन वी राइट दिस मैथमेटिकली एज rate of disappearance of reactant R, that is equal to concentration of the reactant which is final, that is R2, minus initial concentration, that is R1, divided by T2 minus T1. And what you can see here, that the final concentration of the reactant is less than the initial concentration. नहीं, टाइम T2 पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन T1 वाले कंसंट्रेशन से कम होगी, क्योंकि रिएक्टेंट तो डिसअपियर हो रहा है ना, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है. सो R2 इज लेस देन R1. So this difference will come as negative. But can we say that the rate is negative? नहीं ना. To nullify it, we put a negative sign here. So mathematically you can write it as minus delta R by delta T. Minus delta R by delta T. What is delta R here? Delta R is the change in concentration of reactant. And how it is determined? Final concentration of reactant minus initial concentration of reactant. But यहाँ पे concentration of reactant तो decrease हो रही है ना, तो आपको जो change in concentration निकालना है वो change हम कैसे निकालेंगे? फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल ही करके निकाल सकते हैं. इनिशियल माइनस फाइनल कर देना तो वो तो प्रैक्टिकली गलत हो जाएगा, क्योंकि R2 की वैल्यू जो भी होगी वो R1 के वैल्यू से स्मॉल होगी, क्योंकि कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है. हाँ, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा. तो R2 विल बी स्मॉलर देन R1. ये डिफरेंस कैसा मिलेगा? नेगेटिव. इसीलिए हमने यहाँ माइनस साइन रखा, ताकि रेट इज ऑब्टेन्ड एज अ पॉजिटिव वैल्यू. ठीक है, क्लियर है? माइनस डेल्टा R बाय डेल्टा T. व्हाट इज डेल्टा R हियर? व्हाट इज डेल्टा R? Change in concentration of reactant. And how we will find change in concentration of reactant? Final concentration minus initial concentration of the reactant, R2 minus R1. Similarly, what is delta T? Time interval. Delta T is time interval, final time minus initial, T2 minus T1. है ना सिंपल? चलिए अभी यही चीज हम प्रोडक्ट के केस में करने जा रहे हैं. रेट ऑफ क्या कहेंगे उसको? just a minute. This is the second way of expressing the rate of reaction is as a rate of appearance of product. Rate of appearance of प्रोडक्ट. इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा? इससे कोरिलेट करके बोलो. प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज नहीं होती है, इनिशियली तो प्रोडक्ट होता ही नहीं है और धीरे धीरे प्रोडक्ट बढ़ता जाता है. कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का राइज होता है ना, तो क्या होना चाहिए? इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ product, increase in concentration of product per unit time.
yes, increasing concentration of product per unit time, that is called rate of appearance of product. क्या कहेंगे इसको? rate of appearance of product. And this can be further written as mathematically. कैसे लिखा जाएगा? rate of appearance of P, फिर से वही लिखेंगे, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज P2 एंड इनिशियल कंसंट्रेशन इज P1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, है ना। अब देखो P2 तो P1 से ग्रेटर ही होगा, यहां पे वैल्यू आपको पॉजिटिव ही मिलेगी, तो यू विल सिंपली राइट इट एज प्लस डेल्टा P बाई डेल्टा। व्हाट इज डेल्टा P हियर? प्रथम डेल्टा P क्या होगा? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट P2 minus P1. And what is delta T? Time interval in which this change has taken place, right? Now, looking at this two, tell me what should be the unit for rate of appearance of product and rate of disappearance of reactant. इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए? What should be the unit? यूनिट विल बी, नहीं एक मिनट देखो, यहां न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है आपको? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल लीटर इनवर्स, है ना। एंड पर यूनिट टाइम, टाइम का यूनिट क्या होता है? सो दिस बिकम्स मोल लीटर इनवर्स। हाँ, तो मोल पर लीटर इज मोलारिटी और डिनोमिनेटर वाला जो है टाइम है, तो सेकेंड इनवर्स। मोलर पर सेकेंड भी बोल सकते हो। अच्छा नहीं, मोल पर लीटर कुछ बोल रहा था। अच्छा मोलर पर सेकेंड बोला था, ठीक कह सकते हैं। सो मोलर पर सेकेंड और मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्लियर? ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए, क्या क्या रिलेट किया हमने? हमने फिजिक्स के स्पीड से इसको रिलेट करके समझा है। स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, सेम वे द रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। एंड हमने इसको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के टर्म में अलग अलग फिर स्टडी किया। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, दैट इज माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, दैट इज व्हाई इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। यूनिट क्या होगा? रेट का यूनिट क्या होगा? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। कैसे आया? तो आप देख रहे हो कि ऊपर कंसंट्रेशन है, न्यूमरेटर में दोनों जगह कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोलर और मोल पर लीटर। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ओके, जस्ट नोट इट एंड देन वी विल see the graphic. See, till now whatever we have discussed for rate, that is actually average rate of reaction. याद कीजिए, जैसे आपने स्पीड के केस में पढ़ा था कि मान लो प्रथम यहां से घर जा रहा है बाइक से, तो कभी वो 10 की स्पीड पे जाएगा, कभी 20 पे जाएगा, कभी 60-70 पे भी जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैफिक कंडीशन। लेकिन घर जाके जो भी वो अपनी स्पीड कैलकुलेट करेगा, वो क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय यूनिट टाइम, सो देयर ही विल बी गेटिंग एवरेज स्पीड, राइट। इसी तरह ये जब रिएक्टेंट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में होता है, तो एक गिवन टाइम इंटरवल में कभी ये कन्वर्जन फास्ट भी हो सकता है, कभी मॉडरेट हो सकता है, कभी स्लो हो सकता है। तो हम अभी जो जस्ट फॉर्मूला पढ़े, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट delta P by delta T, that actually gives us
एवरेज रेट क्या देता है वो हमें? एवरेज रेट। हाँ, अभी इससे पहले जो हमने डिस्कस किया दैट इज एवरेज रेट। Suppose if we have to determine a rate of a reaction at a specific time, at a particular instant of time, then how that will be determined? For that only I have introduced these graphs. This is concentration of the reactant versus time graph. आपको पता है कि जब रिएक्शन शुरू होती है तो द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज हाई, नहीं, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा होता है। मैंने यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनिशियली टाइम 0 पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनिशियली हाई दिखाई है और इसको मार्क किया है एज आर नॉट। आर नॉट का मतलब क्या हुआ? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। देन यहां पे मैंने लिया है एट टाइम t1 कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज r1 एंड एट टाइम t2 कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज r2, ठीक है। यहां पे मैंने अलग से शो किया है टाइम t पे इंस्टेंटेनियस रेट के लिए, लेकिन पहले हम इसमें से ग्राफ में से देखते हैं कि एवरेज रेट कैसे निकाला जाएगा। तो एवरेज रेट फ्रॉम द ग्राफ विल बी डिटरमाइंड लाइक दिस। आप देखिए ये जो आपको मिलेगा ग्राफ पे वाई एक्सिस पे ये जो आपको मिलेगा दिस विल बी नथिंग बट डेल्टा आर, यही मिलेगा ना। और ये क्या होगा? डेल्टा टी। तो एवरेज रेट क्या हो जाएगा? एवरेज रेट हो जाएगा माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, और डेल्टा आर और डेल्टा टी दोनों आपको ग्राफिकली मिल रहा है, ठीक है। अब ऐसा मान लीजिए कि ये टाइम टी है और टाइम टी पे हमें रेट डिटरमाइन करना है, इंस्टेंटेनियस रेट। तो ये इंस्टेंटेनियस रेट हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट इज, सबसे पहले इस पर्टिकुलर टाइम पे इस कर्व पे जो पॉइंट है उस पॉइंट पे हम क्या ड्रॉ करेंगे? टेंजेंट। क्या ड्रॉ करेंगे? टेंजेंट। और टेंजेंट पे क्या बनाएंगे? स्लोप। नाउ इन दिस स्लोप यू कैन सी दिस इज नथिंग बट स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसको कहेंगे dr। dr का मतलब क्या हुआ? स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और इसको क्या कहेंगे? दिस इज dt, स्मॉल चेंज इन टाइम, है ना। ग्राफ पे थोड़ा सा ये ज्यादा दिख रहा है ना, वो कर्व की वजह से। वैसा आप एनसीईआरटी में देखिएगा तो दैट इज शोन स्मॉल। dt टाइम इज नथिंग स्मॉल चेंज इन द टाइम एंड dr क्या है? स्मॉल चेंज इन द कंसंट्रेशन। सो दिस वे इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा? r इंस्टेंटेनियस विल बी, इट इज माइनस dr by dt and this is further equal to minus slope, यही होगा ना। स्लोप क्या मिलेगा आपको? आपको पता है स्लोप कैसे निकालते हैं? फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। अभी 11th में भी आप 11th 12th फिजिक्स में भी स्लोप काफी निकाले होंगे फिजिक्स में। कैसे निकालते हैं ग्राफ से स्लोप? हाँ, tan थीटा निकालते हैं, perpendicular upon base. What is perpendicular here? dr. What is base here? dt. So dr by dt, but again dr नेगेटिव होगा यहाँ पे, है ना, इसलिए ये माइनस साइन लगाया by dt। इसी तरह आप जब स्लोप फाइंड करोगे तो स्लोप भी क्या होगा? स्लोप आपका dr by dt ही होगा, वो नेगेटिव वैल्यू आएगी, इसलिए यहाँ माइनस लगाया ताकि रेट पॉजिटिव हो जाए, है ना। सिंपल आ रहा है समझ में? इंस्टेंटेनियस रेट क्या है? एवरेज रेट इज डेल्टा आर माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, द चेंज इन कंसंट्रेशन ड्यूरिंग एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ड्यूरिंग एंटायर ड्यूरेशन ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। इसको क्या कहते हैं? एवरेज रेट।
और इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल एंड डिवाइडेड बाय दैट टाइम इंटरवल। इसी तरह आप देखिए, ये मैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट किया हूं, ठीक है। इस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम ग्राफ में आप देखो, इनिशियली तो प्रोडक्ट रहता ही नहीं है, इनिशियली तो सिर्फ रिएक्टेंट है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मैंने क्या दिखाई यहां? 0। दिस इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज 0, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम यू कैन सी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग। जैसे यहाँ पे टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा था, है ना, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता चला गया और एक टाइम के बाद आके कांस्टेंट हो जा रहा है। यहाँ पे विथ इंक्रीज विथ द पैसेज ऑफ टाइम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग, और ये भी आके कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी दो टाइम लिया, T1 एंड T2। अब देखिए यहां पे what is change in concentration of product? Delta P, and what is the time interval for that? Delta T. So what will be the average rate? बोलो, delta P upon delta T, and it is easy to determine both delta P and delta T graphically. ग्राफ से डिटरमाइन कर सकते हैं। सेम वे, सपोज नाउ फ्रॉम दिस ग्राफ इफ वी हैव टू कैलकुलेट, इस पर्टिकुलर ग्राफ से इफ वी हैव टू कैलकुलेट रेट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम t, तो क्या करेंगे? इस t के अगेंस्ट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वी विल ड्रॉ अ टेंजेंट और टेंजेंट का स्लोप। इसमें ये वैल्यू क्या है? dp। व्हाट इज dp हियर? बोलो, स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, एंड व्हाट इज दिस? dt, है ना। तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा? इंस्टेंटेनियस रेट इज प्लस dp बाई dt। किसले dp क्या होगा? स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, dt is small change in time। क्लियर? यूनिट में पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। यूनिट इज मोलर पर सेकेंड या मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, है ना। कैसे लिख सकते हो यूनिट को? यूनिट को आप ऐसे लिख सकते हो, यूनिट इज मोलर पर सेकेंड या मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इस तरह से लिखो तो ज्यादा बेटर है। लेकिन एक क्वेश्चन यहां राइज होता है कि ये पर्टिकुलर यूनिट तो तब वैलिड है जब रिएक्शन एक्वस और किसी सॉल्यूशन फेज में हो रहा हो, व्हेन द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द एक्वस फेज और इन सम सॉल्यूशन फेज। बट व्हाट इफ द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एंटायरली इन द गैसियस फेज? अगर रिएक्शन कंप्लीटली गैसियस स्टेट में हो रहा है तो ये जितना कुछ भी हमने डिस्कस किया इसमें रेट का यूनिट क्या होना चाहिए? गैसेस की कंसंट्रेशन हम किस टर्म में मेजर करते हैं? 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। हाउ डू वी मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ द गैस? द कंसंट्रेशन ऑफ द गैस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स पार्शियल प्रेशर, एंड द यूनिट ऑफ द प्रेशर इज ATM, एटमोस्फेयर। तो गैसेस फेज के लिए क्या यूनिट होना चाहिए? यूनिट ऑफ रेट इन गैसियस फेज। बोलो क्या होना चाहिए? ओनली ATM। ATM तो ऊपर होगा ना कंसंट्रेशन के लिए। ATM सेकेंड इनवर्स, ATM सेकेंड इनवर्स। क्लियर? चलिए, let's take a small pause and then we will continue with the instantaneous rate of the reaction further। रेट और इंस्टेंटेनियस रेट दोनों का हम आगे डिस्कशन करेंगे। अभी हमने जो कुछ भी डिस्कस किया है वो सिर्फ दो एस्पेक्ट्स में डिस्कस किया है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट
एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। अब हम रेट ऑफ रिएक्शन को एज अ होल कंबाइनली डिस्कस करने वाले हैं। ओके, लेट्स कंसिडर दिस रिएक्शन नाउ। Hg, एनसीईआरटी का ही एग्जांपल ले रहा हूं। Cl2 reacts to give HgCl2 in solid state। देखिए ये पर्टिकुलर रिएक्शन ऐसा है जिसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट आर सेम। नहीं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है। तो यहाँ पे रेट लिखना बहुत ही आसान है। रेट हो जाएगा सिंपली, देखो Hg के टर्म्स में क्या होगा, माइनस डेल्टा आर बाई, सॉरी डेल्टा आर अब क्यों लिख रहा हूं, माइनस डेल्टा Hg बाई डेल्टा टी, दैट विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा Cl2 बाई डेल्टा टी, and that is equal to plus delta concentration of HgCl2 by delta T, है ना। ये बहुत ही सिंपल है, इजी है। लेकिन अगर इसके अगेंस्ट में इस रिएक्शन को कंसिडर करूं, 2HI getting decomposed to H2 gas and I2 गैस, और इसके लिए मुझे रेट लिखना पड़े तो कैसे लिखूंगा। Here you have to divide each of this individual rates in terms of disappearance of reactant or appearance of product by the stoichiometric coefficient। तो यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, यहां पे भी आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखना पूरा, ठीक है। यहां पे भी यू राइट रेट ऑफ, ऐसे रेट भी लिखते हैं तो अंडरस्टूड है कि हम रेट ऑफ रिएक्शन ही लिख रहे हैं, लेकिन पूरा लिखेगा तो क्या होगा, ये रेट ऑफ रिएक्शन बोलो, माइनस 1/2 डेल्टा HI बाई डेल्टा टी, यही, दैट इज इक्वल टू प्लस डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी प्लस डेल्टा I2 बाई डेल्टा टी, ठीक है। हाँ, 1/2 क्यों लिखे वो समझिए। अब ये जो एक्सप्रेशन लिखा ना मैंने, इस एक्सप्रेशन में ये वाला टर्म माइनस डेल्टा HI बाई डेल्टा टी, ये क्या है, दिस इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। डेल्टा HI बाई डेल्टा टी माइनस डेल्टा HI बाई डेल्टा टी क्या होगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। जबकि -1/2 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा HI बाय डेल्टा टी जो लिखा मैंने, ये क्या है, दिस इज द एवरेज रेट ऑफ दिस एंटायर रिएक्शन। टू इक्वेट दिस वी हैव टू प्लेस और वी हैव टू डिवाइड ईच टर्म बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसका मतलब यहां पे क्या निकलता है वो भी समझ लीजिए। इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ HI is equal to 2 times rate of reaction और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, यही मतलब निकल रहा है ना। रेट ऑफ रिएक्शन इज -1/2 डेल्टा HI बाई डेल्टा टी। मैंने बताया माइनस डेल्टा HI बाई डेल्टा टी क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ HI। तो ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ HI क्या होगा, 2 इधर मल्टीप्लाई करना होगा, सो 2 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन और MCQ क्वेश्चंस डेफिनेटली आएंगे, पक्का आएगा। आज डायरी में नोट कर लेना।
हाँ तो मैंने सब साथ में लिखा है ना, यहाँ पे प्रोडक्ट के टर्म्स में भी लिखा है ना। या इन दोनों के इसमें भी आ सकता है, हो सकता है कि आपको जो है रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन दिया हो और आपको रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के टर्म में कैलकुलेट करने को बोल दे, और फिर पूछा जाए व्हाट विल बी द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2 क्या हो जाएगा? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2 will be half times rate of disappearance of हाइड्रोजन आयोडाइड। समझ रहे हो किसले? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें, Br माइनस, ये एनसीईआरटी का ही एग्जांपल ले रहा हूं, प्लस ब्रोमेट आयन प्लस एसिड मीडियम H प्लस, दिस गिव्स Br2 एंड H2। बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ 5 यूज कर रहा हूं, यहाँ 6 यूज कर रहा हूं, यहाँ 3 और यहाँ 3, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं रेट लिखूंगा वो कैसे लिखूंगा? रेट ऑफ रिएक्शन या सिंपली रेट लिखता हूं इज इक्वल टू, बोलो क्या होगा? 1/5 डेल्टा Br माइनस डेल्टा T, this is equal to minus delta BrO3 minus upon delta T, which is further equal to minus 1/6 delta H plus by delta T, and which is equal to plus 1/3 delta Br2 by delta T, which is again equal to plus 1/3 delta H2O by delta T। इजी टू अंडरस्टैंड? हाँ चलिए अब एक चीज बताइएगा, मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा और चारों से पूछने वाला हूं। टेल मी हियर what will be the rate of disappearance of bromide ion with respect to the rate of reaction? 5 times। वेरी गुड। चलो आपसे पूछ रहा हूं, टेल मी what will be the rate of disappearance of bromate ion with respect to average rate of reaction? Same। very good। आप बताओ what will be the rate of disappearance of hydrogen ion with respect to average rate of reaction? 6 times। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताइए कि what will be the relation between, ध्यान से सुनना सनी आपके लिए है ये क्वेश्चन, what will be the relation between rate of disappearance of hydrogen ion and rate of appearance of water? देखो मैं यहाँ पे स्पेसिफिक ये कर देता हूं, मैं पूछ रहा हूं रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ वाटर। बोलो क्या होगा? वाटर के अपीयरेंस का ये वाटर के अपीयरेंस का क्या? थोड़ा सा पेन एंड पेपर यूज करके निकालो, यूज पेन एंड पेपर, जल्दी फास्ट। Use pen and paper and tell me what will be the relationship between rate of disappearance of hydrogen ion and a rate of appearance of product. हाइड्रोजन से अरे मेरे भाई आप लोग इतना जब कंफ्यूज हो रहे हो,
आपको पेन एंड पेपर नहीं यूज किया जाता है क्या? मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं -1/6 डेल्टा H प्लस बाई डेल्टा T दैट इज इक्वल टू +1/3 डेल्टा H2O बाई डेल्टा T लिख सकता हूं या नहीं? है ना? अब मुझे बताओ ये 3 2 कैंसल आउट होगा, है ना? अब ये क्या हुआ? disappearance of hydrogen. So disappearance of hydrogen is not 2 times. अच्छा ये इससे कैंसल हुआ है ना? हाँ, is 2 times appearance of water. सिंपल 1/2 टाइम्स बोल रहे थे आप। आपने कितनी बार स्टेटमेंट चेंज किया अपना? सेम बोल रहे थे। वाटर का अरे डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन का रेट वाटर के अपीयरेंस के रेट का 2 टाइम्स होगा, इसका 2 गुना है, इसका 2 गुना है। सनी सिंपल मैथमेटिक्स है, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ दिस रेट ऑफ डिसअपियरेंस। मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा था? मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप मुझे ऐसे आंसर दो, सर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन will be twice the rate of appearance of product. मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था और ये कोई बोल नहीं रहा है। अच्छा चलिए अब एक और मौका देता हूं। What will be the relationship between disappearance of bromide ion and disappearance of hydrogen ion? Rate of disappearance of bromide ion और rate of appearance of disappearance of hydrogen ion के बीच क्या relationship होगा? 5/6 times. Rate of disappearance of bromide ion will be 5/6 times the rate of disappearance of hydrogen. चलिए समझ गए हो आप? अब let's do one numerical question and then we will take a break for today. Done? चलिए question is the decomposition of N2O5 in CCl4 at 318 Kelvin has been studied by monitoring concentration of N2O5 in the solution. Initially concentration of N2O5 is 2.33 mole per liter. This is initial concentration. And after 184 minutes, this is delta T, time interval, the concentration is reduced to 2.08 mole per liter. This is final concentration. The reaction is given here. You have to calculate average rate of this reaction in terms of hours, minutes and seconds. And what is the rate of production of NO2 during this period? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे एवरेज रेट का फॉर्मूला लिख देंगे। एवरेज रेट क्या होगा? -1/2 डेल्टा N2O5 बाय डेल्टा T, राइट? यही होगा ना? विच इज इक्वल टू +1/4 डेल्टा NO2 बाय डेल्टा T। यही तक रखता हूं। अब देखो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन में कुछ पूछा नहीं है तो बस यहां तक ही रखता हूं अभी। ऐसे आप चाहो तो डेल्टा O2 बाय डेल्टा T भी लिख सकते हो। अब इसमें सबसे पहले आपको जो डेटा दिया है वो इसके रिस्पेक्ट में दिया है, तो हम सबसे पहले ये लेते हैं, रेट इज इक्वल टू -1/2 डेल्टा N2O5 बाय डेल्टा T।
किसले बोलो, डेल्टा N2O5 कैसे निकालेंगे? 2.08 फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 माइनस 2.33 इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी कितना है 184। देखिए ये जो यूनिट है ये मोल लीटर इनवर्स में है और ये वाला यूनिट मिनट में है, मतलब यहाँ पे जो आपको आंसर मिलेगा वो मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स ये वाले में मिलेगा। चलिए बोलिए। 2.08 माइनस 2.33 बोलो बोलो, अरे इतना टाइम हो गया 0.25 फाइनल आंसर 0.0006 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट इन मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाय 60। चलिए बताइए क्या होगा। देखो यहाँ जो मिनट इनवर्स है ना, इससे अब इसको सेकेंड इनवर्स में कन्वर्ट करना है। 1.1 10 to the power minus 5 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और अब इसको आवर में कन्वर्ट करते हैं। लेट्स कन्वर्ट इट इनटू आवर नाउ, है ना? तो कैसे करेंगे? डिवाइड मल्टीप्लाई करना होगा ना, तो बोलिए। 0.0407 मोल लीटर इनवर्स आवर इनवर्स, राइट? चलिए तो ये हमारा हो गया, आवर्स में भी मिनट सेकंड सब में फाइंड कर लिया। अब आपसे पूछा है व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 यही है ना यहाँ पे, है ना? हम लिखेंगे रेट इज इक्वल टू 1/4 कंसंट्रेशन ऑफ NO2 बाय डेल्टा टी, जिसमें रेट ऑफ appearance of NO2 और rate of production of NO2 delta NO2 by delta T is 4 times rate। बोलो इसमें से कौन सा लूं मैं? आवर वाला ले लूं? सेकेंड वाला ले लूं? 4 multiplied by 1.1 into 10 to the power minus 5 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये हो जाएगा 4.4 into 10 to the power minus 5 mole liter inverse second inverse. That's it. 1. पक्का 1.13। तो this is 1.13 and this is 4.52। That's it. Simple। इस कॉन्सेप्ट का आपको जो है यहाँ पे एप्लीकेशन भी पता चल गया, और उससे पहले जो आपसे मैंने ओरली जो क्वेश्चंस पूछे थे उस टाइप के क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस में आते हैं MCQs में, ठीक है? चलिए फाइन, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।